Hello everyone, this is Preet Kawal and today we will be discussing about the CPUC subject, and in that we will discuss about the arguments, the parameters, and about how these arguments are passed to different functions. Okay, so first of all, what do you mean by arguments? So arguments means the parameters या फिर हम उन्हें कह सकते हैं जो वेरिएबल्स जो हम यूज करते हैं टू रिसीव द डेटा सेंट बाय द कॉलिंग प्रोग्राम। जो प्रोग्राम दूसरे सब फंक्शन को कॉल कर रहा है उस प्रोग्राम को उस प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं फॉर रिसीविंग द डेटा उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दे सर्व एज इनपुट डेटा टू द फंक्शन टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क। कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये एक इनपुट डेटा की तरह काम करते हैं फॉर द फंक्शन। किसके फंक्शन के लिए? कॉलिंग प्रोग्राम। जो प्रोग्राम कॉल कर रहा है उसके अंदर से डेटा को सेंड करने के लिए या दूसरे फंक्शन से डेटा को रिसीव करने के लिए जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, दूसरे होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो हैश इंक्लूड str.h, कोई भी रिटर्न टाइप, कोई भी फंक्शन का नाम लिख के जो आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं यहाँ पे जो हम फंक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम या डिक्लेयर कर रहे हैं या जब हम डिफाइन करते हैं वहां पे जो यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। जो डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं उन मोस्टली डेफिनेशन के टाइम पे, क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ डेटा टाइप लिखते हैं, राइट। तो डेफिनेशन के टाइम पे जो हम आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। जो वेरिएबल्स यूज करते हैं बेसिकली उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। और जो मेन फंक्शन में जब हम फंक्शन को कॉल करते टाइम जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, जो रियल आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिख के बताऊं तो आई कैन टेल यू हेयर एज कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न टाइप है फॉर एग्जांपल इंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इंट है आपकी वो रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो इंट में क्या हो रहा है यहाँ पे, इंट इसके बाद फंक्शन नेम, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा ऐड। ठीक है, तो ऐड में मैं यूज कर रही हूँ इंट ए कॉमा इंट बी। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करी और यहाँ पे मैंने अपना जो भी प्रोग्राम था मतलब एडिशन वाला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। से फॉर एग्जांपल add c int c is equals to a plus b। ठीक है, मान लो ये मेरा प्रोग्राम है फंक्शन, जो मैंने फंक्शन लिखा है। उसके बाद आ गया मेरा मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में मैंने डाल दिया void main, सॉरी void main के बाद मैंने क्या लिख दिया, हमारे जो कर्ली ब्रेसेस थे वो स्टार्ट कर दिए। कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ से एंटर, या यहाँ पे मैंने लिखा int x is equals to 10 comma y is equals to 20। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज लिख दी। उसके बाद मैंने क्या किया, एड यहाँ पे लिखो int z is equals to add प्रोग्राम ऐड के बाद बीच में आर्ग्यूमेंट्स कौन से पास किए, x कॉमा y। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम मैंने लिखा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गेट ch और मेरा प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो चाहे आप यहाँ प्रिंट करा लो चाहे आप यहाँ प्रिंट करा लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज d कॉमा z। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ यूज किए
इंट ऐड में, मतलब जो मेरा सब फंक्शन है। अब मैं यहाँ में क्या कर रही हूँ, मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड सेमीकोलन हियर, ओके। और डिक्लेयर नहीं किया, मैंने क्या किया, मेन से पहले ही फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। डिक्लेरेशन की, जब अपने मेन से पहले फंक्शन को अगर आप डिफाइन कर देते हो तो आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बता रही हूँ, लेकिन साथ में कॉल बाय वैल्यू का जो काम है वो भी साथ में ही हो रहा है, इसी एग्जाम्पल के साथ। यू कैन सी हेयर इंट ऐड, इंट रिटर्न टाइप होगी, ऐड हो गया फंक्शन का नाम, और यहाँ पे मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए उनका नाम है इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। दोनों इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास किए। अंदर मैंने उसको क्या किया, इंट सी को डिक्लेयर किया और दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया। मतलब ये मेरा फंक्शन जो है, जो मेरी सब फंक्शन जो है मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, ये काम परफॉर्म कर रहा है कि एक और बी की वैल्यू को प्लस करके सी में डाल रहा है, ठीक है। तो वैसे मेन में हो क्या रहा है, मेन में मैंने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल्स दिए एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, मैंने बीच में ही दे दी, मतलब मैंने वो एंटर करवाने वाला काम नहीं किया, बीच में उसकी वैल्यू दे दी। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इंट जी कर रही हूँ, जिसकी वैल्यू इक्वल टू है एड एक्स कॉमा वाई के। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, ऐड क्या है हमारा सब फंक्शन, उसको मैं कॉल कर रही हूँ और उसमें पैरामीटर्स क्या पास कर रही हूँ, एक्स और वाई। ये जो आर्ग्यूमेंट्स, ये जो वेरिएबल्स, ये जो पैरामीटर्स मेन फंक्शन के अंदर मैं पास करवा रही हूँ, इन्हें हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है वो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होता है। तो इसके अंदर हम जो भी पैरामीटर्स, जो भी वेरिएबल्स यूज करेंगे उन्हें हम बोलेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं इनका नाम है एक्स और वाई, जो रियल में इनका नाम है जो हम मेन में यूज कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको कॉल किया तो हो क्या रहा है, ऐड वाले पे जा रहा है, जो कंट्रोल है आपके प्रोग्राम का, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आया तो उसने देखा कि फंक्शन को कॉल की जा रही है ऐड नाम के, तो वो ढूंढेगा कि ऐड नाम का फंक्शन कहाँ है, वहां पे जाएगा। इसके बीच में दो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, एक्स पास कर रहे हैं और वाई पास कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू जाएगी ए में और वाई की वैल्यू जाएगी बी में। यहाँ पे हम सेम वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सेम नाम हो चाहे अलग नाम हो, उसका जो स्कोप है वो सिर्फ अपनी ब्रैकेट्स तक ही होता है, राइट। तो हम कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, अगर सेम नाम भी यूज करेंगे तब भी वो डिफरेंट तरीके से ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये x हमने पास कर दिया, x की वैल्यू a में पास कर दी, y जो है उसकी वैल्यू b में जाएगी। प्रोग्राम जब कंफर्म होगा तो जो इन दोनों की आउटपुट जो वैल्यू है वो c में जाएगी, और इसके साथ हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है रिटर्न। और रिटर्न में हम यहाँ पे लिखेंगे c, क्यों, क्योंकि हम c की वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप का है उसकी वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं। और जब यहाँ से, ये एक रिटर्न एक कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं सब फंक्शन से मेन प्रोग्राम में वापस आने के लिए, ठीक है। तो अगर ये नहीं लिखेंगे, हम रिटर्न सी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू वापस नहीं आएगी। तो ये एज इट इज उसको प्लस करके एज इट इज वो एज इट इज उसको लिख देगा या गार्बेज वैल्यू देगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने लिखा रिटर्न सी, तो आपका कंट्रोल कहाँ जा रहा है, कंट्रोल जा रहा है उसी लाइन के ऊपर जहां से कंट्रोल आया था सब प्रोग्राम में। क्यों, क्योंकि यहाँ से आया था कंट्रोल इस जगह से, लेकिन उसने अभी ये काम परफॉर्म करना है, इक्वल टू का काम जो है वो बाद में होता है। तो यहाँ से जो कंट्रोल गया था यहाँ पे, तो अब वो यहाँ से वापस यही आएगा। मतलब जो c की वैल्यू है वो इस पोर्शन को रिप्लेस करेगी और c की वैल्यू z में सेव हो जाएगी। जब वो z में सेव होगी तो printf होगा z। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें बेसिक मेरा बताने का मकसद क्या है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, जो आपने कॉल करने के लिए लिखे हैं, कॉलिंग फंक्शन के लिए लिखे हैं, ये हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और जो आप अपने सब प्रोग्राम में आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं यहाँ पे, जिनमें उनकी वैल्यूज पास ऑन होती हैं, मेन प्रोग्राम की वैल्यूज जिनमें पास ऑन होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ओके। सो ये था एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की बात। अब आ गए हम, ये देखो एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं फ्रॉम द जो वेरिएबल्स डिक्लेयर इन द फंक्शन प्रोटोटाइप और डेफिनेशन के टाइम पे वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और जो वैल्यूज पास होती हैं फ्रॉम द मेन फंक्शन दे आर कॉल्ड द
एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो दो तरीके से ये आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हम लोग पास कर सकते हैं। पहला तरीका है पास बाय वैल्यू, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी बताई। दूसरा तरीका है पास बाय रेफरेंस। फिर भी हम और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पास बाय वैल्यू एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कॉपी करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू को और उसको हम पास करते हैं टू द फंक्शन फॉर द स्पेसिफिक ऑपरेशन। इस मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इन द फंक्शन कॉल, दे आर नॉट मॉडिफाइड बाय द चेंज इन द पैरामीटर्स और द कॉल्ड फंक्शंस। इस मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं फंक्शन कॉल के, वो पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं। तो ओरिजिनल वेरिएबल्स जो हैं वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो आए थे। तो इसकी आप एग्जांपल देखिए, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि हैश इंक्लूड किया, std.h इंट ऐड लिखा, इंट a कॉमा b जैसे मैंने यूज किया था, ठीक है, उसमें रिटर्न a प्लस b कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको एग्जांपल करके बताया था, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इंट मेन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट करी, इंट एक्स वाई जी किया, एक्स और वाई को वैल्यू दी, जी में डाला एड ए एक्स कॉमा वाई, वो डाल दिया तो और रिटर्न कर दिया 0, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस चीज के अंदर क्या हो रहा है, जो ऐड नाम का फंक्शन आप यूज कर रहे हो उसमें जो एक्स और वाई आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनकी एक कॉपी ए और बी में जाएगी रिस्पेक्टिवली। मतलब जो एक्स वाला है वो पहले वाले में जाएगा, जो दूसरे वाला है वो दूसरे वाले में जाएगा, पहले वाला पहले वाले में, दूसरे वाला दूसरे वाले में। तो अगर आप उल्टा लिखोगे तो यहाँ पे भी उल्टे जाएंगे। ओके, so by changing the values of a and b, there will be no change in the values of actual arguments x and y in the function call. अगर आप यहाँ पे a और b की values को change भी कर देते हो तब भी आपके x और y की values they will remain सेम, वो सेम रहेंगी। जब आप प्रिंट करोगे तो उनकी वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों a और b जो हैं वो सब फंक्शन में आपका सिंपल लोकल वेरिएबल्स हैं और ये मेन फंक्शन में लोकल वेरिएबल्स है। तो जहां भी आप printf लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप सब फंक्शन में लिखोगे तो वहां पे प्रिंट करवा लो, अगर आप मेन फंक्शन में लिखोगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज ही प्रिंट होंगी। हालांकि वो के वैल्यूज जो है उनकी पास हो जाएंगी, लेकिन वो वहां पे जाके उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो ये हमें मेन फंक्शन में नजर नहीं आएंगे वो चेंजेस, ठीक है। दूसरा तरीका है उसको पास करने का आर्ग्यूमेंट्स को, दैट इज पास बाय रेफरेंस। तो अब रेफरेंस में हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं एड्रेस। रादर देन पासिंग द डायरेक्ट वैल्यूज, हम क्या कर रहे हैं, हम उनका एड्रेस पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन। और जब हम आर्ग्यूमेंट्स को रेफरेंस की तरह पास करते हैं तो जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं इन द कॉल्ड फंक्शन बिकम्स assumed names and aliases of the actual arguments in the calling function। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन हो गया आपका मेन फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन हो गया आपका सब फंक्शन। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो एक्चुअल डेटा पे काम करेगा और जो मर्जी आपने उनके नाम रखे हों, दूसरे वाले जो कॉल्ड फंक्शंस हैं, जो सब फंक्शन है उसका आपने कुछ भी नाम रखा हो, इट विल नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, किसी भी तरीके से वो मैटर नहीं करेंगे। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं कि str.h लिया, void swap किया। swap का मतलब क्या होता है, एक की वैल्यू दूसरे में, दूसरे की वैल्यू पहले में, उनको आपस में एक्सचेंज कर दो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्सचेंज करोगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? इफ यू विल राइट a इज इक्वल्स टू b देन b इज इक्वल्स टू a, तो क्या होगा, अगर आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिख दिया यहाँ पे कि आप स्वैप करना चाहते हो और ये आपने लिख दिया a डबल इक्वल टू b और दूसरा आपने लिख दिया b डबल इक्वल टू a, तो अब मुझे बताओ कि a और b में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a में कौन सी वैल्यू जा रही है, b की वैल्यू, a डबल इक्वल टू b, कि b में जो भी वैल्यू है, सॉरी, a इक्वल टू b और b इक्वल टू a, मतलब b में जो भी वैल्यू है वो a में चली जाए। ठीक है, अब दूसरी लाइन में क्या हुआ, अब a में कौन सी वैल्यू आ गई, b वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेकेंड लाइन में क्या कर रहे हो, a की वैल्यू b में चली जाए, तो a में तो ऑलरेडी b की वैल्यू है, नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो हम मेथड इसका यूज करते हैं वो कौन सा मेथड है, टेम्पररी एक फंक्शन हम लोग साथ में यूज करते हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हम स्टार के साथ पास करते हैं। स्टार ए
स्टार बी, और यहाँ पे जो जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके साथ, इनको हम रेफरेंस वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हैं, इनके साथ हम लोग स्टार लगा रहे हैं, मतलब ये एक पॉइंटर्स का काम कर रहे हैं, दैट विल पॉइंट टू द एड्रेस, एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई, राइट। तो यहाँ पे देखो, आपने अगर सिंपल प्रोग्राम, सॉरी, अगर आपने यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम लिखा तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंट टेम्पररी, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या किया, जो ए में, ठीक है, जो ए जिस जिस एड्रेस को ए पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू टेम्परेरी में आ जाएगी, फिर वी की वैल्यू को ए में सेव कर दो, फिर टेम्परेरी में आपने जो ए की वैल्यू सेव करी हुई थी उसे बी में सेव कर दो, ताकि वो दोनों आपस में स्वैप हो जाएं, रिप्लेस हो जाएं। हो क्या रहा है बेसिकली, मेन में देखिए, मेन में क्या हो रहा है, इंट एक्स की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 4। तो अगर हम बिफोर स्वैपिंग की बात कर रहे हैं तो x और y की वैल्यूज x और y के बराबर होंगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल बाय रेफरेंस किया। कॉल बाय रेफरेंस कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे हम स्टार ए और स्टार बी यूज कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस वेरिएबल्स की तरह इन्हें वर्क करवा रहे हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को, और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को जब हम यहाँ से पास कर रहे हैं तो डायरेक्टली वैल्यूज पास करने की जगह हम इनका एड्रेस पास कर रहे हैं। एक्स का एड्रेस पास कर रहे हैं स्टार ए को। स्टार ए क्या है, जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ ये स्टार लगा देते हैं तो वो एक पॉइंटर बन जाता है जो पॉइंट आउट करता है वेरिएबल के एड्रेस को, ठीक है। तो ये पॉइंटर किसको किसको एड्रेस कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एक्स के। जैसे हमें पहले ही पता है कि एम्परसेंट एक्स का क्या मतलब है, एड्रेस ऑफ एक्स। तो ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ए पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ एक्स को, और बी पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ वाई को। तो इसका मतलब विद एड्रेसेस ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे पास ऑन हो रहे हैं, तो यहाँ पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। दैट मीन्स कि डायरेक्ट वैल्यूज में देयर कुड बी अ प्रॉब्लम कि वहां पे वो पास हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, अगर उनमें आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इट इज अनसर्टेन। बट अगर आप पास बाय रेफरेंस यूज करते हो तो उसके अंदर हमारे पास जो चेंजेस हैं वो होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल को, हम उसके डेटा को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, वी आर पॉइंटिंग द एड्रेस। तो एड्रेस का मतलब उस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो होंगे ही होंगे, इसे ही हम बोलते हैं पासिंग बाय एड्रेस। तो बिफोर स्वैपिंग जो इसकी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, और आफ्टर स्वैपिंग इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। सो इस तरह से वो वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी विद दिस टेम्पररी वेरिएबल जो हमने एक्स्ट्रा यूज किया, ताकि हम a और b की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर सकें। एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप सिंपली a इक्वल टू बी और b इक्वल टू a लिखोगे तो पहले से ही एक ही वैल्यू जो है वो दोनों वेरिएबल्स के अंदर आ जाएगी, तो वो स्वैप नहीं होगी क्योंकि एक वेरिएबल रिप्लेस हो चुका है। तो उस वेरिएबल की वैल्यू हमने टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए किसी और वेरिएबल में सेव कर दी, फिर उसके बाद जब उसमें आपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डाली तो वहां से आपने टेम्पररी जगह से उसकी वैल्यू को उठाया और आपने दूसरे वेरिएबल में सेव कर दिया, तो दैट विल बी स्वैपिंग। ठीक है, तो ये एक फंक्शन, ये एक एग्जांपल है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को लिख सकते हैं, पास बाय कॉलिंग कर सकते हैं, पास बाय पास बाय वैल्यू कर सकते हैं या पास बाय रेफरेंस। जैसे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। एंड आई विश इट इज ऑल clear to you, as I have made it as much clear as I can. So if still there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. Till then, take care. Bye bye.